Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। मित्रों, जैसा कि मैंने कल ही डाल दिया था कि हिंदी शिक्षण का पूरे 30 क्वेश्चनों का बहुत ही शानदार टेस्ट आ रहा है और ये लिखा था कि अगर आप यहाँ इस टेस्ट में 25 क्वेश्चन ईमानदारी से सही कर देते हो तो रीट में आपके बाई चांस 1 या 2 ही क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, नहीं तो पूरे के पूरे आप 30 भी करके आ सकते हो। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, मूल्यांकन कीजिएगा। पूरे 30 क्वेश्चन हैं, 25 प्रश्न क्या आप कर सकते हो? अगर हाँ तो फिर वीडियो को पूरा देखना साथियों। तो चलिए शुरू करते हैं मित्रों इस वीडियो को। 15 क्वेश्चन आपके, पहले 15 क्वेश्चन व्याकरण के, बाद वाले 15 क्वेश्चन शिक्षण वीडियो के मिलेंगे आपको। तो पहला क्वेश्चन आपके आता है, योजक चिन्ह का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? हाय अब मैं क्या करूं? यदि राम पढ़ता तो अवश्य उत्तीर्ण हो जाता। भरत सा भाई यशोदा सी माता, उसकी पुस्तक किसने ली? तो योजक चिन्ह का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? देखिए, हाय अब मैं क्या करूं, तो ये जो चिन्ह लगा हुआ है ये तो विस्मयादि बोधक चिन्ह है साथियों। यहाँ पर ये जो चिन्ह लगा है ये विराम चिन्ह है, यहाँ पर जो चिन्ह लगा है ये प्रश्नवाचक है, यहाँ पर जो चिन्ह है ये विराम है। लेकिन ये जो भरत सा और यशोदा सी, इन दोनों के बीच में जो चिन्ह है उसको ही कहा जाता है योजक चिन्ह। विकल्प नंबर 3 सही रहेगा आपका प्रश्न संख्या 1 में। ईमानदारी से पूरे 30 प्रश्नों को हल करना मित्रों। प्रश्न नंबर 2, कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ है फांसी की सजा देना, अत्यधिक मर्म स्पर्शी रचना करना, कलम को बीच में से तोड़ देना और उपयुक्त सभी। तो कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या रहेगा साथियों? देखिए, कलम तोड़ना मुहावरे के अर्थ की बात करेंगे तो ऐसा नहीं है कि फांसी की सजा देना मतलब कलम तोड़ना हो जाता है, नहीं। कलम तोड़ना का मतलब है अत्यधिक मर्म स्पर्शी रचना करना। साथियों, विकल्प नंबर 2 सही रहेगा आपका प्रश्न संख्या 2 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर, देखो दूसरे में तीसरा विकल्प तो बिल्कुल ही गलत है। प्रश्न 3 पे आएंगे। हथेली पर दही नहीं जमता लोकोक्ति का अर्थ है। पूरे 30 ही क्वेश्चन देखना, एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से सोच समझकर आंसर दीजिएगा आप। कार्य प्रारंभ करते ही बाधा उत्पन्न होना, कपटपूर्ण व्यवहार करना, कम खर्च में अच्छा कार्य करना और कार्य के अनुसार समय भी लगता है। तो साथियों, हथेली पर दही नहीं जमता इसका मतलब होता है कार्य के अनुसार समय भी लगता है। भाई ऐसा नहीं है कि भाई जैसे हथेली पर दही नहीं जमता मतलब टाइम लगेगा, हर कोई सी भी चीज़ हो साथियों। विकल्प नंबर 4 सही रहेगा आपका प्रश्न संख्या 3 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4, जो परिश्रम करते हैं वो सफल होते हैं वाक्य रचना की दृष्टि से किस प्रकार का है? साधारण वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है और उपयुक्त सभी। तो मित्रों, जो परिश्रम करते हैं वो सफल होते हैं, तो जो सो से जो वो से वाक्य जुड़ा हुआ है, यहाँ पर इसको हम कहेंगे मिश्र वाक्य। क्या कहेंगे इसको? हम मिश्र वाक्य कहेंगे साथियों। तो बिल्कुल अच्छी तरह से आप टेस्ट करिए साथियों। प्रश्न नंबर 4 में तीसरा विकल्प आपका सही रहेगा। प्रश्न नंबर 5 पे आते हैं। आपके 5वां क्वेश्चन है मित्रों, शाम को गाड़ी नहीं मिली क्योंकि वह समय, ये पर लिखा था मैंने, पर समय पर नहीं गया। वाक्य में उपवाक्य का प्रकार है संज्ञा आश्रित, विशेषण आश्रित, क्रिया विशेषण आश्रित और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों 2 वाक्य है, शाम को गाड़ी नहीं मिली क्योंकि वह समय पर नहीं गया। तो साथियों ये जो आश्रित उपवाक्य है ये है क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य, क्योंकि यहाँ पर क्रिया विशेषण शाम को गाड़ी नहीं मिली क्योंकि वह समय पर नहीं गया, तो जाना तो क्या हो गई, यहाँ पर क्रिया हो गई। और साथियों समय, क्योंकि वह समय पर नहीं गया, समय पर, तो साथियों ये रहेगी आपके क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। विकल्प 3 सही रहेगा प्रश्न संख्या 5 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 पे आते हैं। वचन की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है दवाइयाँ, श्रीमती, व्यवहारिक और उपरोक्त। प्रश्न बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है साथियों, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन। देखिए, अशुद्ध अशुद्ध जो शब्द होते हैं उसमें सिर्फ यूँ नहीं पूछा जाता है कि कौन सा शब्द शुद्ध है और कौन सा शब्द अशुद्ध है,
लिंग, वचन, काल, संधि, समास, अव्यय, प्रत्यय, उपसर्ग इत्यादि कई दृष्टियों से शब्द शुद्धि को देखा जाता है। तो देखिए चौथा विकल्प है उपरोक्त। उपरोक्त को सही क्या कहा जाता है? उपर्युक्त कहा जाता है। ऊपरी प्लस उक्त, मतलब ये संधि की दृष्टि से अशुद्ध है। व्यवहारिक में लगा हुआ है इक प्रत्यय, व्यवहार प्लस इक, तो ये व्यवहार प्लस इक शब्द व्यवहारिक नहीं व्यावहारिक बनेगा। क्या बनेगा? व्यावहारिक बनेगा। तो फिर अशुद्ध तो ये भी है, लेकिन ये किस दृष्टि से है? ये प्रत्यय की दृष्टि से, क्योंकि ये प्रत्यय के कारण अशुद्ध है। फिर है श्रीमती। तो साथियों ये जो श्रीमती शब्द है इसको इस प्रकार से लिखा जाता है, ये भी अशुद्ध है, लेकिन श्रीमती शब्द लिंग की दृष्टि से अशुद्ध है साथियों। और ये जो है दवाइयाँ, इस दवाइयाँ शब्द को इस प्रकार से लिखा जाता है, और ये दवाइयाँ मतलब बहुवचन, तो साथियों इस प्रकार से ये वचन की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। विकल्प नंबर 1 सही रहेगा आपका प्रश्न संख्या 6 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 देखते हैं साथियों, आपके 7वां क्वेश्चन क्या है। मैंने पहले कहा था ईमानदारी से सही सोल्व करना है। एक ही समय से संबंधित वाक्यांश के लिए एकल शब्द होगा समवयस्क, समसामयिक, समकालीन और समदर्शी। तो साथियों समवयस्क तो फिर एक ही समय से संबंधित जो वयस्क होते हैं, यहाँ पर तो वयस्कों की बात की जा रही है। समदर्शी सबको एक समान भाव से देखना, समकालीन और समसामयिक, इसमें राइट आंसर रहेगा आपका एक ही समय से जो संबंधित हो उसे समसामयिक कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे समसामयिक। विकल्प नंबर 2 सही है आपका प्रश्न संख्या 7 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 पे आते हैं। अशुद्ध विलोम युग्म है अवर का प्रवर, जय का विजय, तृष्णा का वितृष्णा, शर का अक्षर। तो साथियों अशुद्ध विलोम की बात करें तो अवर का प्रवर ही होता है, तृष्णा का वितृष्णा भी होता है, शर का अक्षर ही होता है, लेकिन जय का पराजय होता है, न कि विजय। तो साथियों जय का विजय नहीं, जय और विजय तो एक ही चीज है, तो फिर विलोम कैसे हुआ? इसलिए ये क्या है? अशुद्ध विलोम युग्म है। विकल्प नंबर 2 आपका सही आंसर है साथियों प्रश्न संख्या 8 में। चले नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 पे चलते हैं। प्रत्यय की दृष्टि से शुद्ध नहीं है छोटा प्लस पन छुटपन, घूमना प्लस अक्कड़ घुमक्कड़, एक प्लस हरा एकहरा और जीव प्लस इक जैविक। तो साथियों छोटा प्लस पन छुटपन ही बनता है, घूमना प्लस अक्कड़ घुमक्कड़ ही बनता है, जीव प्लस इक जैविक ही बनता है, लेकिन एक प्लस हरा एक हरा नहीं बनता है, बल्कि ये बनता है साथियों इक हरा, इस प्रकार से। और यहाँ ये गलत लिखा हुआ है, तो ये क्या है? शुद्ध नहीं है। विकल्प नंबर 3 सही है साथियों प्रश्न संख्या 9 में। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 10 को। निम्न में से कौन सा शब्द उपसर्ग युक्त नहीं है? भरपेट, प्रतिदिन, अध्यक्ष और रसोई घर। तो साथियों अध्यक्ष में अधि उपसर्ग लगा हुआ है, प्रतिदिन में प्रति उपसर्ग लगा हुआ है, भरपेट में भर लगा हुआ है, लेकिन रसोई प्लस घर ये तो दो अलग अलग शब्द है, ये तो शब्दों का योग हो रहा है साथियों, इसमें उपसर्ग प्रत्यय जैसी कोई चीज ही नहीं है। इसलिए चौथा विकल्प आपका यहाँ पर सही रहेगा प्रश्न संख्या 10 में। चलिए अब देखेंगे प्रश्न नंबर 11 को। हाथों से लिखा हुआ वाक्य में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, अव्ययी भाव और कर्मधारय। तो साथियों हाथ से लिखा हुआ, अगर इसका सामसिक पद की अगर बात करें तो वो रहेगा आपका हस्तलिखित। क्या रहेगा? हस्तलिखित। तो यहाँ पर ये एक तत्पुरुष समास का उदाहरण है। हस्त से अथवा के द्वारा कर्ता ने कर्म को करण से, करण तत्पुरुष समास का ये उदाहरण है साथियों। विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है प्रश्न संख्या 11 में। अब प्रश्न नंबर 12 देखेंगे मित्रों। दादी कहानी सुनाएगी, वाक्य का कर्मवाच्य परिवर्तन कीजिए। दादी से कहानी नहीं सुनाई जाती, दादी द्वारा कहानी सुनाई गई, दादी ने कहानी सुनाई और दादी द्वारा कहानी सुनाई जाएगी। तो साथियों ये तो है दादी कहानी सुनाएगी, ये तो कर्तृवाच्य है, इसका आपको कर्मवाच्य बदलना है। तो नहीं सुनाई जाती ये तो भाव में चला गया, सुनाई गई यहाँ तो सुनाएगी और यहाँ सुनाई गई, तो ये तो भविष्य की बात है और ये तो भूतकाल में चला गया, तो ये भी नहीं रहेगा। साथियों
इसका वाच्य परिवर्तन होगा दादी द्वारा कहानी सुनाई जाएगी भविष्य के अंतर्गत। तो यहाँ पर चौथा विकल्प सही रहेगा आपका प्रश्न संख्या 12 में। अब प्रश्न नंबर 13 को देखते हैं। अब एक खेत में काम करता हो वाक्य काल की दृष्टि से है। संभाव्य वर्तमान काल, और ये संभाव्य वर्तमान, ये संदिग्ध वर्तमान, और यहाँ अपूर्ण वर्तमान काल है साथियों। तो देखिए अपूर्ण तो है नहीं, सामान्य भी नहीं है। संदिग्ध और संभाव्य की अगर हम बात करें साथियों, तो अब एक खेत में काम करता हो, यहाँ पर आपका तीसरा विकल्प सही रहेगा संदिग्ध वर्तमान काल। यहाँ पर संदेह प्रकट किया जा रहा है, इसलिए विकल्प नंबर 3 सही रहेगा आपका प्रश्न संख्या 13 में। अब देखेंगे मित्रों प्रश्न नंबर 14 को। आपके प्रश्न नंबर 14 आता है, जनता, वर्षा, हवा, आग जैसे शब्द वचन की दृष्टि से किस में आएंगे? एक वचन में, द्विवचन में, बहुवचन में और सभी में। तो मित्रों जो जनता शब्द है, वर्षा शब्द है, हवा शब्द है, आग है, अब द्विवचन जैसी कोई चीज ही नहीं होती हिंदी में, सिर्फ एक वचन और बहुवचन होता है, तो सभी भी गलत हो गया। अब एक वचन में या बहुवचन में, तो मित्रों जनता, वर्षा, हवा, आग सदैव ही एक वचन में प्रयुक्त किए जाते हैं। विकल्प नंबर 1 सही रहेगा आपका प्रश्न संख्या 14 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15। यहाँ आपका प्रथम विकल्प सही है प्रश्न 14 में। प्रश्न 15 है साथियों, निम्न में से विकारी शब्द है जिसमें संधि हुई है? प्रतिदिन, खेत, रमेश और जल। तो साथियों प्रतिदिन तो एक अविकारी शब्द है, खेत में कोई संधि नहीं है, जल में कोई संधि नहीं है, विकारी शब्द तो है लेकिन संधि नहीं है साथियों। लेकिन ये जो रमेश शब्द है ये एक विकारी शब्द भी है। रमेश क्या है? एक संज्ञा है साथियों, और संज्ञा किस में आती है? विकारी शब्दों में। और साथ में है रमेश का संधि विच्छेद होगा रमा प्लस ईश। क्या रहेगा? रमा प्लस ईश बराबर शब्द क्या बनेगा? रमेश। तो इस प्रकार से आपका तीसरा विकल्प सही है साथियों प्रश्न 15 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16, शुद्ध भाषा सीखने में कौन सी विधि उपयोगी है? व्याकरण अनुवाद विधि, इकाई विधि, प्रत्यक्ष विधि और रसास्वादन विधि। तो साथियों शुद्ध भाषा सीखने में बताइए कौन सी विधि उपयोगी रहेगी? तो रसास्वादन तो रहेगी नहीं, इकाई विधि भी नहीं रहेगी। देखिए मित्रों अगर शुद्ध भाषा सीखनी है तो उसके लिए व्याकरण अनुवाद विधि उपयोगी रहेगी। विकल्प नंबर 1 सही रहेगा आपका प्रश्न संख्या 16 में। अब बढ़ेंगे मित्रों प्रश्न नंबर 17 की ओर। आपके प्रश्न नंबर 17 है, भाषा शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण होना चाहिए विद्यार्थियों में रुचि, व्याकरण का ज्ञान, समाज में रुचि और शुद्ध उच्चारण। तो साथियों भाषा शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? देखिए समाज में रुचि ये तो गुण नहीं रहेगा। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट गुण को माना जाता है शुद्ध उच्चारण, कि एक भाषा शिक्षक है उसका उच्चारण हमेशा शुद्ध होना चाहिए साथियों। वैसे व्याकरण ज्ञान भी इसका महत्वपूर्ण गुण है, विद्यार्थियों में रुचि भी हो सकता है, दूसरे अध्यापक भी करते हैं। तो व्याकरण का ज्ञान और शुद्ध उच्चारण में से आपको छांटना था, बेस्ट आंसर रहेगा शुद्ध उच्चारण एक भाषा शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण माना जाता है मित्रों। इस प्रकार विकल्प नंबर 4 सही है आपका प्रश्न संख्या 17 में। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 18 को। कौन सी विधि छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है? कहानी, प्रोजेक्ट, डाल्टन और मॉन्टेसरी। तो साथियों डाल्टन, कहानी और मॉन्टेसरी ये तो छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी होती है, लेकिन जो प्रोजेक्ट विधि है मित्रों वो छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं होती है, ये बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी मानी जाती है। विकल्प नंबर 2 सही है आपका प्रश्न संख्या 18 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19, प्रस्तावना का स्वरूप होना चाहिए, प्रासंगिक होना चाहिए, छात्रों के स्तर अनुकूल होना चाहिए, परिवर्तनशील होना चाहिए और उपरोक्त सभी। तो मित्रों जो प्रस्तावना का स्वरूप है वो प्रासंगिक भी होना चाहिए, छात्रों के स्तर अनुकूल भी होना चाहिए, परिवर्तनशील भी होना चाहिए। इस प्रकार आपका जो चौथा विकल्प है सभी वाला वो आपका राइट आंसर रहेगा प्रश्न संख्या 19 में। मित्रों प्रश्न नंबर 20 देखेंगे, भाषा संसर्ग प्रणाली व्याकरण शिक्षा के किस पक्ष पर बल देती है? भाषा विज्ञान पक्ष पर, सैद्धांतिक पक्ष पर, व्यवहारिक पक्ष पर और आदर्शवादी पक्ष पर। तो साथियों
जो भाषा संसर्ग प्रणाली है वो व्याकरण के व्यवहारिक पक्ष पर बल देती है। जो व्यवहारिक रूप से व्याकरण का प्रयोग किया जाता है वो इसमें सिखाया जाता है साथियों। विकल्प नंबर 3 सही रहेगा आपका प्रश्न संख्या 20 में। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 21 को। आपके 21वां क्वेश्चन है मित्रों, मौन वाचन का उद्देश्य है शिक्षक का कार्य कम करना, कक्षा को शांत करना, विषय की ग्रहण शक्ति बढ़ाना और विषय वस्तु को रटाना। तो रटाना तो होगा नहीं, कार्य कम करना भी नहीं है, शांत करना भी नहीं है, बल्कि मौन वाचन का उद्देश्य है विषय की ग्रहण शक्ति को बढ़ाना। कि मौन रहकर अगर आप पढ़ोगे तो आप अच्छी तरह से उस विषय को सीख पाओगे मित्रों। विकल्प नंबर 3 सही है प्रश्न नंबर 21 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22, द्रुत पाठ शिक्षण का क्या उद्देश्य है? वाचन में स्पष्टता, वाचन में गति, द्रुत वाचन और वाचन में प्रभावशीलता। तो साथियों द्रुत पाठ में का मतलब होता है वाचन में गति। क्या होता है साथियों? वाचन में गति लाना ही द्रुत पाठ का उद्देश्य होता है। द्रुत पाठ क्यों कराए जाते हैं? ताकि वाचन में गति आ जाए मित्रों। विकल्प नंबर 2 सही रहेगा आपका 22 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23, हिंदी शिक्षण के भावात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आता है विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना, भाषा और साहित्य में रुचि लेना, भाषा तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना और रचना कार्य के विभिन्न रूपों का ज्ञान प्राप्त करना। तो साथियों जो भावात्मक उद्देश्य की अगर हम बात करें तो भावात्मक उद्देश्य के अंतर्गत भाषा और साहित्य में रुचि लेना आ जाता है। ये ज्ञान प्राप्त करना तो ज्ञानात्मक के अंतर्गत आएगा साथियों। रुच्यात्मक में ये साहित्य और भाषा में रुचि लेना ये भावात्मक में शामिल किया जाएगा। तो विकल्प नंबर 2 सही है आपका 23 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24 की बात करते हैं साथियों। आपके प्रश्न नंबर 24 है, सूत्र प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित नहीं है? सामान्य से विशिष्ट की ओर सिद्धांत, सूक्ष्म से स्थूल पर, पूर्ण से अंश की ओर और सिद्धांत से उदाहरण की ओर। तो मित्रों यहाँ पर सिद्धांत से उदाहरण की ओर भी बढ़ा जाता है, सूक्ष्म से स्थूल की ओर बढ़ा जाता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर भी बढ़ा जाता है, लेकिन पूर्ण से अंश की ओर नहीं बढ़ा जाता है साथियों, क्योंकि सूत्र में पूर्ण से अंश की ओर नहीं बल्कि अंश से पूर्ण की ओर बढ़ते हैं। तीसरा विकल्प सही रहेगा 24 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25। तो मित्रों प्रश्न नंबर 25 देखेंगे, भाषा शिक्षण कहाँ से प्रारंभ किया जाता है? व्यवहार से प्रारंभ किया जाता है, क्रिया से प्रारंभ किया जाता है, स्तर से प्रारंभ किया जाता है और वाचन से प्रारंभ किया जाता है। तो मित्रों भाषा शिक्षण की अगर हम बात करें तो ये व्यवहार से, स्तर से, क्रिया से यहाँ से प्रारंभ नहीं करते हैं, बल्कि इसको वाचन से आरंभ किया जाता है। किससे आरंभ करेंगे? वाचन से। चौथा विकल्प आपका यहाँ पर सही रहेगा प्रश्न संख्या 25 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26, ईमानदारी से बताकर जाइए क्या 25 क्वेश्चन आपने सही किए हैं साथियों। प्रश्न नंबर 26 है, प्रत्यक्ष विधि का संबंध है पाठ्यक्रम संगठन से, मातृभाषा शिक्षण से, संपूर्णता के ज्ञान से और रसास्वादन से। तो साथियों प्रत्यक्ष विधि का आपने नाम सुन रखा होगा, इसका जो संबंध है वो मातृभाषा शिक्षण से माना जाता है। किससे माना जाता है? मातृभाषा शिक्षण से। विकल्प नंबर 2 सही रहेगा आपका प्रश्न नंबर 26 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27 पे चलते हैं साथियों। आपके 27वां क्वेश्चन है, शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री का महत्व इसलिए है कि यह शिक्षण को जीवंत बनाती है, यह शिक्षण को सरल बनाती है, यह शिक्षण को रोचक बनाती है और यह शिक्षण को समय बचाने वाली बनाती है। तो मित्रों ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसमें रोचक भी बनाती है, सरल भी बनाती है, जीवंत भी बनाती है और समय बचाने वाली भी बनाती है। अब ऐसी स्थिति में आप कौन सा विकल्प का चुनाव करोगे साथियों? 27 में राइट आंसर बताइए। तो देखिए वैसे तो तीसरा, दूसरा, पहला तीनों ही ऑप्शनों को सही माना जाएगा, तीनों को ही सही माना जाएगा, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें कि यहाँ पर आपकी फर्स्ट चॉइस क्या रहेगी, तो रहेगा यह शिक्षण को जीवंत बनाती है, मतलब छात्र इससे एक्टिव रहता है साथियों। इस प्रकार आपका प्रथम विकल्प 27 में राइट माना जाएगा। बाकी सरल और रोचक सेकंड नंबर पे है और सरल थर्ड नंबर पे है साथियों। नेक्स्ट 28वां क्वेश्चन, सूक्ष्म शिक्षण द्वारा शिक्षकों की किन कौशलों में प्रशिक्षित किया जाता है? प्रश्नोत्तर कौशलों में,
कथन कौशलों में, शामपट्ट के प्रयोग में और उपरोक्त सभी में। तो मित्रों माइक्रो टीचिंग का नाम सभी ने सुन रखा होगा। जब महाविद्यालय में माइक्रो टीचिंग कराई जाती है तो वहाँ पर सभी प्रकार के जो कौशल है इनमें प्रशिक्षित छात्र को किया जाता है। तो मित्रों यहाँ पर आपका चौथा विकल्प सही रहेगा 28 में। अब आज का सेकंड लास्ट और 29वां क्वेश्चन देखते हैं। आपके प्रश्न नंबर 29 है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण का सबसे उत्तम तरीका कौन सी विधि है? खेल विधि, प्रश्नोत्तर विधि, प्रयोगशाला विधि और व्याख्यान विधि। तो प्राथमिक स्तर की बात करें तो व्याख्यान दूर हो जाएगी, प्रयोगशाला दूर हो जाएगी। प्रश्नोत्तर और खेल की बात करें तो खेल आपका बेस्ट विकल्प रहेगा। प्रथम विकल्प सही है साथियों 29 में। और आज का 30वां और अंतिम क्वेश्चन, शिक्षण प्रक्रिया है एक ध्रुवीय, द्विध्रुवीय, त्रिध्रुवीय और इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों शिक्षण प्रक्रिया को त्रिध्रुवीय माना जाता है। कौन सी प्रक्रिया माना जाता है? कि यह एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है जिसमें पाठ्यक्रम होता है, जिसमें छात्र होता है और जिसमें शिक्षक होता है। इस प्रकार के 3 ध्रुव माने जाते हैं शिक्षण प्रक्रिया के। विकल्प नंबर 3 सही है साथियों प्रश्न संख्या 30 में। तो आज के पूरे 30 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। मित्रों इसके अलावा आपके साइकोलॉजी का भी एनसीईआरटी की बुक से वीडियो आया है और आपके इसी के साथ में जो लेवल 1 वाले हैं उनके भी पर्यावरण का टेस्ट पेपर नंबर 4 भी मैंने डाला है। तो आप उन दोनों वीडियो को भी जरूर देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का जो वीडियो को पूरा देखते हो साथियों।